उसकी बीवी फौरन उसके पीछे पहुंच गई। क्या हुआ, ये क्यों चीख रहा है? उसकी बीवी आयशा ने पूछा। वो एक सीधी सादी औरत थी, उसे आज तक ये मालूम नहीं हो सका था कि उसका शोहर किन कामों में फंसा हुआ है। हाजी के बारे में भी वो कुछ नहीं जानती थी। उसने हाजी का सिर्फ नाम सुना था और यह नहीं जानती थी कि उसके दर में जो शख्स मेहमान बनकर रह रहा है ये वही हाजी है जिसके खिलाफ पूरे शहर में मुजाहरे हो रहे हैं। 4-5 रोज पहले जब हाजी यहाँ आया था तो शफकत ने उसे बताया था कि उसका एक जमींदार दोस्त है, ये एक मुकदमे की पेशी के सिलसिले में शहर आया हुआ है और गायर से बाहर इसलिए नहीं निकलता कि उसे अपने मुखालफिन से जान का खतरा है। उनका मकान 2 हिस्सों में तकसीम था। हाजी जिस कमरे में राइश पदीर था वो बिल्कुल अलग थलग था। शफकत की बीवी ने उस तरफ कभी झांका तक नहीं था, उसे कभी हाजी की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी। लेकिन आज तो वो रात 2 बजे से बार बार चीख कर पुकार रहा था। कोई खास बात नहीं है, शफकत ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। उसका मुकदमा कुछ कमजोर पड़ता जा रहा है, इसलिए आज रात सो नहीं सका। रात 2 बजे उसके वकील ने इतला दी थी कि उसके अपने आलमी टूट कर उसके मुखालफिन से जा मिले हैं और अभी कुछ देर पहले फिर वकील का फोन आया था कि उसका कोई अहम तरीन गवाह उसके खिलाफ दवाई देने को तैयार हो गया है। इसीलिए वो गुस्से में चीख रहा था। वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं परेशान क्यों ना हूँ, आयशा ने जवाब दिया। घर में जवान बेटियां हैं, मैं भी गाँव की रहने वाली हूँ, जमींदारों को चितना समझती हूँ। उनकी आपस की मुकदमेबाजी में घर के घर तबाह हो जाते हैं और तो कुछ नहीं होता, मारे जाते हैं तो उनके मजदूर या दोस्त। देखो शफकत उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम्हारे दोस्त यहाँ आते रहते हैं, ना मैं कभी किसी के सामने गई हूँ और ना मैंने कभी किसी के आने पर कोई एतराज किया है। लेकिन जब से तुम्हारा जमींदार दोस्त आया है फिर परेशान सी रहने लगी हूँ। मेरा तो मशवरा है कि एक आध दिन में इसे यहाँ से चलता करो। अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं तो मेरा ख्याल ही कर लो, अपनी जवान बेटियों का ही ख्याल कर लो। बात यह है आयशा, शफकत ने जवाब दिया, जब हम पर बहुत बुरा वक्त आया था और हम एक वक्त की रोटी को मोहताज हो गए थे तो मेरा यही दोस्त वहां आया था। तुम जानती हो हम खोली नुमा मकान में रहते थे, उस खोरी का किराया देने की हमें ताकत नहीं थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने इसी जमींदार दोस्त हाजी की वजह से। वैसे तुम ठीक कहती हो, घर में जवान बेटियां हैं, मैं इन लोगों के झगड़ों में नहीं फंसना चाहता, लेकिन इसे खरा सा जवाब भी नहीं दे सकता। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि किसी बहाने से आज ही इसे यहाँ से चलता करूं, हम सबका फायदा इसी में है। आयशा बोली, महल्ले वालों को भी अब बातें बनाने का मौका मिल रहा है। हमारी प्रोफेसर फातिमा कल मुझे पूछ रही थी कि ये कैसा मेहमान है, 24 घंटे घर में घुसा रहता है और बाहर निकलता ही नहीं। ठीक है, मैं आज उसे रुखसत कर दूंगा, शफकत ने जवाब दिया और अलमारी से कपड़े निकालने लगा। कहीं जा रहे हो? आयशा ने पूछा। हाँ, एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, दोपहर तक वापिस आऊंगा। तुम लड़के के हाथ हाजी साहब को नाश्ता भिजवा देना, शफकत ने कहा। तुम भी नाश्ता करके जाना, मैं बानों से कहती हूँ पहले तुम्हें नाश्ता बना दे, आयशा कहती हुई कमरे से निकल गई। शफकत अपनी जगह पर खड़ा सोचता रहा, वो बीवी की बातों पर गौर कर रहा था। आयशा ठीक ही कहती थी, उनकी 3 जवान बेटियां हैं, 2 कॉलेज में और 1 स्कूल में पढ़ती है। उस महल्ले में बड़ी शराफत से जिंदगी वो गुजार रहा था। लोग उसके बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि वो बिजनेसमैन है, वो इसकी इज्जत करते थे। और शफकत ने यह अक्लमंदी की थी कि अपने उस काले धंधे को उसने घर से दूर ही रखा था। उसने बीवी को कभी नहीं बताया था कि वो क्या करता है और ना ही बीवी ने कभी उसे कुछ पूछा था। और आज जिंदगी में पहली मर्तबा उसे सूरत-ए-हाल की नजाकत का एहसास हुआ। उसे हाजी अब्दुल्ला के लिए बड़े बड़े काम किए थे, शारिद से भी उसके ताल्लुकात रहे थे। और शारिद के अफगानिस्तान जाने के बाद हाजी ने जब उसकी माँ और बहन से कोठी छीनने का फैसला किया था तो शफकत ने हाजी को इस काम से रोकना चाहा था, लेकिन हाजी ने बात नहीं मानी और शारिद की माँ और बहन को धक्के देकर कोठी से निकलवा दिया था। अफगानिस्तान से वापस आने के बाद शारिद को जब सूरत-ए-हाल का इल्म हुआ तो उसने हाजी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी। शारिद के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करना तो क्या, हाजी अभी तक ये पता नहीं चला सका था कि शारिद और समीना हैं कहाँ। हाजी बार बार ठिकाने बदल रहा था लेकिन वो हमावत शारिद की निगाहों में था। शारिद को अब ये भी मालूम हो गया था कि हाजी उसके घर में छुपा हुआ है। शफकत दरअसल हद के नमक अदा कर रहा था, लेकिन आज बीवी की बातों ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या हाजी हारा हुआ घोड़ा है? और शफकत के ख्याल में हारे हुए घोड़े पर शर्त लगाना अक्लमंदी नहीं थी। उसने चश्मे तसव्वुर से आने वाले कल की तस्वीर भी देख ली थी। महमूद को हाजी ने असेंबली तक पहुंचाया था, वो हाजी के पैर चाटा करता था, लेकिन आज उसने भी हाजी की कोई मदद करने से इनकार कर दिया था। शारिद और समीना की कार्रवाइयां तेज थी। दूसरी तरफ अवामी दबाव से हुकूमत भी हाजी के खिलाफ कार्रवाई का प्रोग्राम बना रही थी। इन हालात में अक्लमंदी का तकादा तो यही था कि हाजी से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए, लेकिन वो हाजी से इस तरह अलग नहीं होना चाहता था कि उसे शुबा हो सके कि वो उसका साथ छोड़ रहा है। बहुत सोच विचार के बाद उसके ज़हन में एक तरतीब आई और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। शफकत अपने ख्यालात से उस वक्त चौंका जब उसकी बड़ी बेटी बानू उसके लिए नाश्ता लेकर आ गई। वो नाश्ता कमरे में पड़ी हुई छोटी मेज पर रख रही थी और शफकत बड़ी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अब्बू नाश्ता, बानू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा।
हाँ बेटी, शफकत ने कहा और मेज के सामने कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने कपड़े बदले और 8 बजे के करीब हाजी से मिले बगैर घर से निकल गया। शफकत ने आयशा से कहा था कि वो दोपहर तक वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी वापसी शाम 6 बजे के करीब हुई। वो सिर्फ चंद मिनट के लिए घर में आया था और फिर उस हिस्से में चला गया जहाँ हाजी रहाइश पजीर था। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। इसी दौरान दोनों ने कई मरतबा कई जगहों पर फोन किए थे। रात 9 बजे के करीब पजेरो दरवाजे पर आकर रुकी। काल वेल बजने पर दरवाजा शफकत ही ने खोला। उस वक्त गली में कुछ लोगों की आमदोरफ्त थी। शफकत पजेरो से उतरने वाले 2 आदमियों से इस तरह गर्मजोशी से मिला जैसे उसके बहुत करीबी और गहरे दोस्त हों और ये मुलाकात बहुत अरसे बाद हुई हो। वो उन्हें अंदर ले आया। वो दोनों तकरीबन 10 मिनट तक हाजी से बातें करते रहे और जब वो वापस जाने लगे तो हाजी अब्दुल्ला भी उनके साथ था। पजेरो चली गई। शफकत दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और अंदर आ गया। वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मुबारक हो भाई, हाजी अब्दुल्ला वसत भुरे वाले मकान से भी भाग गया। ये बात इंस्पेक्टर उस्मान ने कही थी, जो अभी अभी अंदर दाखिल हुआ था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और वो सब लोग लाउंज में बैठे टीवी पर आने वाला ड्रामा देख रहे थे। शमीना ने जल्दी से उठकर टीवी बंद कर दिया और उस्मान के सामने बैठती, तफसील से बताओ वो किस वक्त वहां से गया और कहाँ गया है। वो रात 9 बजे के लगभग वहां से गया है, उस्मान ने जवाब दिया। 10 बजे के करीब बिजली शाह में परवान की दुकान से पान बनवा रहा था। मेरा इरादा इसी तरफ आने का था और तुम लोगों के लिए पान बनवा रहा था कि शफकत भी वहां आ गया। उसके साथ गाड़ी में उसकी बीवी और बेटियां भी थी। वो शायद उन्हें सैर कराने निकला था और पान लेने के लिए रुक गया था। मुझे देर वो गाड़ी से उतर आया। वहां मुझे कुछ बदला बदला सा लगा था। उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो हाजी अब्दुल्ला से कुछ बदगुमान है। मैंने उसे ये दरियाफ्त किया था कि वो तो हाजी का बहुत करीबी साथी है। उससे मुलाकात हो तो मेरी उसे सिफारिश कर देगा, अब तो मुझे माफ कर दे। उसके एक टेलीफोन पर मेरी मुलाजमत बहाल हो सकती है और तुम लोग जानते उसने क्या जवाब दिया था? उसने जवाब तुम्हें दिया था। हम कैसे जान सकते हैं? समीना मुस्कुराई। उसने कहा था कि हाजी 9 बजे तक तो उसके घर पर था, लेकिन उसने उसे चलता कर दिया और अभी उसे भी पता नहीं कि वो कहाँ गया है। उसके बाद वो अजीब सी बातें करने लगा। उसने अपनी जवान बेटियों का भी जिक्र किया। उसकी बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो हाजी से बदगुमान हो रहा है और उससे अलग होना चाहता है। गुड, समीना ने उसके खामोश होने पर कहा। लोग चिढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। हाजी अब्दुल्ला का सवाल शुरू हो चुका है। शफकत पहला आदमी है जिसके बारे में तुमने ये अंदाजा लगाया है कि वो हाजी को छोड़ रहा है और मुझे यकीन है कि चंद रोज के अंदर अंदर उसके सारे आदमी भाग जाएंगे, लेकिन हम हाजी को चैन से नहीं बैठने देंगे। उसके जो अड्डे हमारी नजरों में आ चुके हैं उन्हें तो हम हर हाल में तबाह करेंगे। वो चंद नमों को खामोशी फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, अब तुम्हें 2 काम करने हैं। पहले नंबर पर यह मालूम करना है कि हाजी का नया अड्डा कहाँ पर है और दूसरे नंबर पर बंद रोड वाले ठिकाने के बारे में पूरी मालूमात हासिल करनी है। ये काम ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। हो जाएगा, इंस्पेक्टर उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर चंद नमों की खामोशी के बाद बोला, एक बात और बताना चाहता हूँ जो सबसे अहम है। वो क्या? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है, उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? बीबी ने आज खाना नहीं दिया? शारक बोला। मैंने उसे चंद रोज के लिए गाँव भेज दिया है, उस्मान ने कहा। और दिन में हाजी का 2 आदमियों से भी मुलाकात हुई थी। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि हाजी को अपने बाद आदमियों पर शुबा हो गया है कि वो शारक के लिए मुखबरी कर रहे हैं। वो जिक्र मेरा नाम भी उन मशकूक अपराध की फहरिस्त में हो, इसलिए मैंने आज ही अपनी बीवी बच्चों को गाँव भेज दिया है। हाजी जैसे आदमी को कोई भरोसा नहीं। मुझ पर शुबा होने की सूरत में वो मेरे बीवी बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा किया तुमने, समीना ने कहा। शाहपरी की तरफ देखते हुए बोली, तुम सालन गर्म करो, मैं आकर 2 रोटियां पका देती हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर उस्मान खाना खा रहा था। उसके साथ ही आज की सूरत-ए-हाल पर भी तबसरे हो रहे थे। आज भी अखबार ने जमीन में शाया किए। उस्मान उन्हें बता रहा था, बात आला और जिम्मेदार अफसरों के ऐसे बयानात भी शाया हुए हैं जिनसे अंदाजा होता है कि हुकूमत अब हाजी अब्दुल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है। हुकूमत जरूर कार्रवाई करेगी, समीना ने कहा, लेकिन उससे पहले हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे और उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि वो कोई मुजाहमत कर सके। ये बात शारिक ने कही थी। मुजाहमत करने के काबिल तो वो अब भी नहीं, वो तो छुपने के ठिकाने तलाश करता फिर रहा है, उस्मान ने कहा। नहीं, उसे कमजोर मत समझो, शारिक बोला। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। और हाजी अब्दुल्ला जैसा बक्कार दुश्मन, उसमें अभी बड़ा दम है। उसके आदमी असम्बली में बैठे हुए हैं। पुलिस और सरकारी महकमों में उसके नमक खवार मौजूद है। अगर किसी शरीफ और दयानतदार अफीसर ने उसके खिलाफ किसी कार्रवाई की बात की है तो इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं तो उसके खिलाफ वाकई ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसे पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, उसमें अभी बड़ा दम है। वो आसानी से हथियार नहीं डालेगा। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेगा। शायद तुम ठीक ही कहते हो। उस्मान के मुंह से गहरा सांस निकल गया। उस्मान खाना खा चुका था। शाहपरी बर्तन उठाकर ले गई और कुछ देर बाद चाय बनाकर ले आई।
तुम लोगों ने कुछ महसूस नहीं किया? नो, लेकिन अचानक कहा बाहर बारिश हो रही है, बर्फी की भीनी भीनी महक आ रही है। उसने उठकर खिड़की खोल दी। उसके साथ ही ठंडी और भीगी हुई हवा का एक झोंका अंदर आया। बादल से सुबह से हो रहे थे, आखिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। शमीना बोली, हल्की बूंदाबांदी से मौसम खासा खुशगवार हो गया था। वो लोग कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए। बारिश तेज नहीं हुई, फवार सी पड़ती रही और तकरीबन 1 घंटे बाद वो भी खत्म हो गई। वो लोग काफी देर तक बरामदे में बैठे रहे, फिर उठकर अपने कमरे में आ गए। मेरा ख्याल अब सो जाना चाहिए, नौनका अंगड़ाई लेते हुए बोला। वो लोग भी अपने अपने कमरों में चले गए। इंस्पेक्टर उस्मान ऊपर वाली मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बिलाकर वो बिस्तर से उठकर बाहर आ गया। ऊपर की मंजिल पर भी एक कुशादा टेरेस बना हुआ था, जिसमें चंद कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। वो एक इजी चेयर पर नींदराज हो गया और बादलों से ढके हुए तारीक आसमान को बूटते हुए शाह परी के बारे में सोचने लगा। आज उसके यहाँ आने की असल वजह शाह परी ही थी। यूं तो उसे समीना भी अच्छी लगती थी, लेकिन समीना की तरम बढ़ाने का मतलब वो अच्छी तरह समझता था। उसके ख्याल में वो शाह परी को हासिल करके ही रहेगा, ख्वाह उसके लिए उसे कैसी कठिन और नाजुक मरहलों से क्यों ना गुजरना पड़े। उसे यह भी फैसला किया था कि वो लोगों के करीब रहने की कोशिश करेगा ताकि शाह परी से मिलने का मौका मिलता रहे। इंस्पेक्टर उस्मान सुबह 4 बजे तक टेरेस पर बैठा शाह परी के बारे में सोचता रहा, और जब उसकी पलकें नींद के बोझ से थकने लगी तो वो कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। सुबह 10 बजे उसे झुंझोड़ कर जगाया गया। उसे जगाने वाली शाह परी थी। उसके हाथ में चाय का कप था और ऊँटों पर मुस्कुराहट। मुझे मालूम है तुम बेड टी पीने के आदी हो, शाह परी ने कहा, इसलिए मैं चाय बनाकर ले आई हूँ। उसमें झुककर चाय का कप बेड साइड टेबल पर रख दिया। आंख खुलते शाह परी को देखकर उस्मान की आंखों में चमक सी उभर आई। वो रात भर कुर्सी पर बैठा इसी के बारे में सोच रहा था और फिर सोते में भी उसी के ख्वाब देख रहा था। और अब उसके सामने थी। वो पलक झपके बगैर उसी की तरफ देख रहा था। और जब शाह परी कपड़ा तर जाने लगी तो उस्मान ने गैर इरादी तौर पर उसका हाथ पकड़ दिया। शाह परी को ज़हनी तौर पर एक झटका सा लगा। उसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि उस्मान इस किस्म की कोई हरकत करेगा। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। पहले उसने उस्मान के साथ की तरफ देखा, जिससे उसका कलाई पकड़ रखी थी। फिर शाह परी की नजरें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती हुई उसके चेहरे पर जम गई। उन नजरों में बेपनाह सर्द मोरी थी। उस्मान के दिमाग को झटका सा लगा और उसने शाह परी की कलाई छोड़ दी। सॉरी शाह परी, मेरे दिमाग पर शायद अब भी नींद का सा खुमार तारी है। अपने दिमाग का इलाज कराओ। शाह परी के लहजे में भी सर्द मोरी थी। चाय पीकर नीचे आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस्मान के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो दरवाजे की तरफ जाती हुई शाह परी को देखता रहा और जब वो कमरे से निकल गई तो कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। आधे घंटे बाद वो जब नीचे उतर रहा था तो उसके दिल में हल्का सा होर था। वो सोच रहा था कि शाह परी ने उसकी हरकत के बारे में शमीना या शार को बता दिया होगा तो वो लोग न जाने इसके साथ क्या सलूक करेंगे। वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और रजिया और शाह परी नाश्ता जगा रही थी। उस्मान के दिल में हल्का सा खौफ था। वो इशारे के सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गया और बारी बारी उन सब की तरफ देखने लगा, लेकिन किसी के चेहरे पर गैर मामूली तासरात नहीं थे। शाह परी ने भी आमलेट की प्लेट उसके सामने रखते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। उस्मान ने इत्मीनान का सांस लिया। शाह परी ने उसकी शिकायत नहीं की थी। उसने शायद गलती समझकर उस हरकत को नजरअंदाज कर दिया था। नाश्ते के दौरान ये प्रोग्राम बना था कि उस्मान और शाह परी बंद रोड पर जाकर हाजी के उस अड्डे का तफसीली जायजा लेंगे और उसके बाद उस अड्डे पर रेड करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। उस्मान ने कन्नखियों से शाह परी की तरफ देखा। शाह परी के ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो दोनों 11 बजे के लगभग घर से निकल गए। शाह परी ने समीना का बुर्का पहन लिया था। उसने चेहरा नकाब में छुपा रखा था, अलबत्ता आंखें बरहना थी। कार तेजाब अत्ता और सुल्तानपुर से होती हुई रेलवे स्टेशन के पुल की सीढ़ियों के करीब जीटी रोड पर आ गई और फिर 2 मुरिया पुल से होती हुई सर्कुलर रोड पर दौड़ने लगी। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से कार की रफ्तार कम थी। वो शाही कला के करीब से गुजरे तो शाह परी हैरत अमीज नजरों से कले की अदीम दीवार की तरफ देख रही थी। ये मुगलों के दौर का बना हुआ कला है। लाहौर शहर में बेशुमार तारीखी इमारतें हैं जो हमारा तारीखी विरसा है। ये तारीखी इमारतें देखने से ताल्लुक रखती हैं। वापसी पर वक्त हुआ तो मैं तुम्हें इस कले की सैर कराऊंगा। उस्मान ने शाह परी की तरफ देखते हुए कहा, फिर उसे कले के बारे में बताने लगा। मिंटू पार्क वाले चौक से कार बूढ़ा रावी की तरफ मुड़ गई और तीनों रावी के पुल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। उस चौक पर मेले का सा सामान नजर आ रहा था। एक तरफ शहर से बाहर जाने वाली बसें कितार में खड़ी थी। उन इतराफ से जो लोग लारी अड्डे पर नहीं जा सकते थे वो यहीं से बसों में बैठते थे। दूसरी तरफ शहर में दाखिल होने वाली बसें मुसाफिर को उतार रही थी। उस्मान ने तार बाईं तरफ बंद रोड पर मोड़ दी। ये सड़क जमीन की सतह से 10-12 फुट ऊंची थी। उसके बाईं तरफ गुंजान आबादी थी और दाईं तरफ कुछ फासले पर दरियाए रावी बह रहा था। सड़क और दरिया के दरमियान दसी रकबे पर शीशम और इसी किस्म के दरख्तों का जंगल था, जिसमें जगह जगह लोगों की टोरियां नजर आ रही थी। लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आते रहते थे।